हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड रही है उसके बिहाइंड की क्या जर्नी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है वो कंटिन्यू हमारे फ्रीडम हीरोज़ के द्वारा हर एक फेज़ के अंदर में रेज की गई कि हमारे कंट्री को जो रूल करना है वो हमारे ही लोग यहाँ पे रूल करें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का जो बनाया जाएगा उसके ऊपर किसी भी बाहरी कंट्री का, किसी भी एक्सटर्नल पावर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड की, तो स्टूडेंट समय समय पे डिफरेंट ऐसे कमीशंस बने हैं जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है उसको यहाँ पे रेज किया गया। अगर हम बात करें 1940s के समय में, चाहे वो अगस्त ऑफर हो, चाहे वो क्रिप्स कमीशन हो, चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे कमीशंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, और जिन्होंने समहाउ यहाँ इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए राज़ी किया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको बनाइए। 1946 के समय में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्टेंस में आती है, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जब इनका काम होता है उसको ये कंप्लीट करने के बाद में इंडिया का यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो इसके अगर हम बात करें कि जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट होता है, और उसका कमेंसमेंट का जो समय है वो 26 जनवरी 1950 है, जिसको 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बिहाइंड की क्या जर्नी रही है, क्या इसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी भी इवेंट को अगर आपको समझना है तो आपको बेसिकली जो बैकग्राउंड होता है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है हम उसको 1940s के समय की जो डिमांड के साथ ही कोरिलेट नहीं कर सकते। ये बेसिकली बंगाल का जो पार्टीशन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, हमारे जो फ्रीडम हीरोज़ उस समय हुआ करते थे उनके द्वारा जो डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड यहाँ पे रेज की गई थी, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या सेल्फ रूल की जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो वहाँ से हम इस जर्नी को एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 1905 के समय में, उस समय में हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट जो चला करता था, या फ्रीडम की जो जितनी भी एक्टिविटीज़, या अगर हम बात करें जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी जिसके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, तो एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनका जो पीक सेंटर हुआ करता था वो हुआ करता था हमारा बंगाल के अंदर ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। इसके बिहाइंड के कुछ रीज़न ऐसे भी हैं कि वो ही एक नर्व सेंटर है जहाँ पे सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने अपना जो पावर है वो गेन किया था। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि बंगाली जो इंटेलिजेंसिया है, वहाँ के लोग जो एजुकेशन के अंदर अपना जो स्पेंड करते थे जो टाइम, वो भी एक रीज़न है कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक नर्व सेंटर के रूप में रहा है एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ का। स्टूडेंट्स, 1905 के समय में करजन हमारे यहाँ पे वॉइसरॉय होते हैं। करजन के द्वारा एक डिमांड की जाती है, एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि बंगाल को जो पार्टीशन है वो करने का समय आया है, समय आ चुका है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये थे कि करजन बेसिकली वहाँ पे इंक्रीज हो रही, जिस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही थी डे बाय डे, उनको वो स्टॉप करना चाहते थे। बंगाल को इस तरीके से डिवाइड करना चाहते थे कि बंगाली स्पीकिंग पीपल है वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अंदर आ जाएं। तो इस तरीके से जो बंगाल है उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया था करजन के द्वारा। तो उस समय में कांग्रेस का एक सेशन होता है 1905 का। एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी हमारे कंट्री में चला था, सभी लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वहाँ पे शो किए थे। वंदे मातरम के जो नारे हैं, जो सॉन्ग हैं, वो कैलकटा की जो गलियां हैं वहाँ पे सभी लोगों ने गाया था। तो इस तरीके का एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट है वो कंट्री के अंदर उस समय चल रहा था। तो उसी समय में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि 1905 के समय में कांग्रेस का एक सेशन होता है, और उस सेशन को हेड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वो ही पर्सनैलिटी हैं जिनको गांधी जी का जो टीचर है या गुरु है या मेंटर है उसके रूप में भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1914 के समय में सेंट्रल लेजिस्लेटिव में जो एजुकेशन से रिलेटेड इनका स्पीच है उसको भी समय समय पे कोट किया जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उस कांग्रेस सेशन को हेड किए थे जो 1905 के समय हुआ था,
और जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के समय पीक के समय ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, उस सेशन के समय में जो कर्जन की उस समय की जो पॉलिसी हुआ करती थी जिसके थ्रू बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी, उसको बेसिकली यहाँ पे कंडेम किया कि जो कर्जन की जो पॉलिसी हैं जिसके थ्रू बंगाल को यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, ये काफ़ी गलत है। तो उसको वहाँ पे कंडेम किया गया और एंटी पार्टीशन मूवमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया गया। बेसिकली स्टूडेंट 1905 के सेशन की यही आउटकम है। बंगाल का जो पार्टीशन है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट एक सेशन होता है 1906 के समय में, और हमारे वहाँ उस समय की जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, और ये कांग्रेस का सेशन यहाँ पे कलकत्ता के अंदर ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उस सेशन को जब दादा भाई नौरोजी ने उस सेशन को हेड किया तो उस समय में उन्होंने डिक्लेयर किया कि कांग्रेस का यहाँ पे जो मेन मोटिव है या मेन गोल है वो बेसिकली सेल्फ रूल है। स्वराज यहाँ पे कांग्रेस का मेन यहाँ पे गोल है। तो हमारे एक एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका एक नारा भी हुआ करता था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो उसी तरीके से कांग्रेस ने अपना जो मेन गोल है, जो मेन मोटिव है यहाँ पे स्वराज है, उसे डिक्लेयर किया है कि सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ रूल हमको अटेंड करना है। जैसे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की उस समय की और सारी कॉलोनी हुआ करती थी जिसके अंदर कनाडा भी है और काफ़ी सारी कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज में जिस तरीके का जो सेल्फ रूल है, जो डोमिनियन स्टेटस जो प्रोवाइड किया गया था ब्रिटेन के द्वारा में, तो कांग्रेस का यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो समझ में आता है कि स्वराज उस समय में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा जो यहाँ पे राज करने का जो अधिकार है वो सेल्फ होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपका जो डोमिनियन स्टेटस हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो कांग्रेस का उस समय में मेन मोटिव ये हुआ करता था। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमको देखने को मिलता है मोरले मिंटो रिफॉर्म आते हैं 1909 के समय में। 1919 के समय में मोंटेगू चेम्सफोर्ड यहाँ पे मोनफोर्ड जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है, और उस एक्ट के थ्रू एक बात बोली गई कि 10 साल बाद में एक कमीशन है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो 1919 के एक्ट के बाद में 10 साल बाद में एक कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना था, बट 10 साल ना होने से पहले ही ब्रिटेन के द्वारा एक कमीशन है जिसको साइमन कमीशन के रूप में हम जानते हैं। 1927 के समय में साइमन कमीशन इंडिया में आता है और इसका समय समय पे इसका जगह जगह पे इसका प्रोटेस्ट किया जाता है। इसी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के समय में हमारे एक फ्रीडम फाइटर होते हैं लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो जाती है। इसी साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन दी गई, जिन्होंने हमारे यहाँ पे लोकल लेवल पे जो सेल्फ गवर्नेंस है, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसको तो उन्होंने प्रमोट किया, बट नेशनल लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड थी उसको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ पे एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की जाती है 1928 के समय में। एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, सभी लोग यहाँ पे मिल बैठ के बात करते हैं, और इस जो कमेटी यहाँ पे एक कमेटी एग्जिस्टेंस में आती है कि इंडियंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करके दिखाएंगे, क्योंकि इंडियंस अपना जो रूल है वो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे शो करना था। तो एक कमेटी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है और कमेटी का नाम है मोतीलाल नेहरू की कमेटी बनती है। मोतीलाल नेहरू काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू उनके फादर थे, और उस समय में कांग्रेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे। तो मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनती है। उस कमेटी के और भी काफ़ी सारे मेंबर होते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, तेज बहादुर सप्रू भी हैं, अली इमाम भी हैं, मंगल सिंह हैं, काफ़ी ऐसे लीडर हैं जो उस कमेटी के मेंबर हुए थे। और उस कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो पहली बार हमारे कंट्री में एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है उसे तैयार किया गया, और पहली बार ऐसा एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था जिसे इंडियंस के द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर किया गया था। वो ये शो करता था स्टूडेंट्स कि इंडियंस यहाँ पे अपना जो कानून है उसको बनाने का बेसिकली मोटिव रखते हैं, वो अपना यहाँ पे जो संविधान है, अपने जो कानून है वो बना सकते हैं, इसी तरीके से वो अपना जो रूल है उसे भी हैंडल कर सकते हैं। ये बेसिकली इस सिंबल के रूप में यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई। स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग बात उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में अंदर होती है
1928 के अंदर में नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद में जिन्ना के 14 पॉइंट एक रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे पब्लिश होती है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंदर में थी। तो उसी के कंटिन्यूटी में 1929 में एक कांग्रेस का सेशन है वो ऑर्गेनाइज होता है बेसिकली लाहौर के अंदर में। लाहौर के अंदर 1929 का कांग्रेस सेशन है, दिसंबर के समय में वो सेशन होता है। सेशन को हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो सन ऑफ द मोतीलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू उस सेशन को हेड करते हैं और उन्होंने उस सेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। कॉन्सेप्ट का नाम है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे पहली बार कांग्रेस की जो डिमांड है वो यहाँ पे चेंज होती है। जो 1906 के समय में स्वराज सेल्फ रूल की जो डिमांड थी, जिस सेशन को दादा भाई नारोजी ने हेड किया था 1906 का कलकत्ता सेशन को, वो डिमांड यहाँ पे चेंज होती है। 1929 का जो लाहौर सेशन है जिसको हेड किए हैं जवाहरलाल नेहरू, उस जवाहरलाल नेहरू के उस सेशन के थ्रू यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज होता है और नए कॉन्सेप्ट का नाम है कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, पूर्ण स्वराज हमको यहाँ पे अचीव करना है। ये यहाँ पे मेन टारगेट बन के उभरता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। स्टूडेंट्स, इसी के उपलक्ष्य में एक यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि आने वाला जो 26 जनवरी है, जो 1930 ये सेशन होता है दिसंबर में। 1929 का जो दिसंबर है उसके अंदर ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की बात की गई। और इन्होंने यहाँ पे एक संकल्प लिया कि जो 1930 का जो 26 जनवरी का जो दिन है, वो 26 जनवरी के दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। जो 26 जनवरी का जो दिन है 1930 में, इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा पूर्ण स्वराज के रूप में। और स्टूडेंट्स, इसी दिन का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हमको लेटर फेज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर देखने को मिलता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे अडोप्ट हो चुका था, तो उसका जो कमेंसमेंट है वो यहाँ पे पावर के अंदर उसका जो कमेंसमेंट हुआ वो काफ़ी लेट समय में होता है, 2 महीने बाद में होता है, 26 जनवरी 1950 को होता है। उसके बिहाइंड में रीज़न यही था, हिस्टोरिकल डे का जो इन्फ्लुएंस को देखते हुए कि हमने 1930 के समय में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और वो दिन हमने पहली बार सेलिब्रेट किया था कि हमको यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस अचीव करनी है। तो इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो कमेंसमेंट है वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया था। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज है, उसकी यहाँ पे बात की गई कांग्रेस सेशन, लाहौर का जो कांग्रेस सेशन है 1929 का। उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, काफ़ी सारी के जो प्रोटेस्ट हैं वो कंटिन्यू हमारी कंट्री के अंदर चलते रहते हैं। उसी समय में 1934 का समय आता है स्टूडेंट्स, और एक हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं एम.एन. रॉय, कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी गए थे, लैटिन अमेरिका भी इन्होंने विजिट किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी जर्नी है, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर इनके बारे में रीड करना। एम.एन. रॉय काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में इनके रिलेशन रहे थे जब ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को लीड किया करते थे। तो 1934 में कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये जो पायोनियर एक लीडर हैं एम.एन. रॉय, इनके द्वारा पहली बार बताया जाता है कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो कम्प्लीटली यहाँ इंडियंस के द्वारा फ्रेम की जानी चाहिए। कम्प्लीटली इंडियंस को यहाँ पे पावर होनी चाहिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना बनाने की। और इसी आइडिया को यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा भी डिमांड को रेज किया जाता है 1935 के थ्रू कि इंडियंस को जो कानून बनाने का जो अधिकार है, जो संविधान बनाने का अधिकार है, क्योंकि विधि से बनता है स्टूडेंट्स विधान, और विधान से ही बनता है संविधान। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है, हिंदी की टर्मिनोलॉजी है। विधि का मीन्स होता है लॉ, और विधि से अगर विधान, और विधान से बनता है संविधान। तो जो संविधान बनाने का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो डिमांड है वो कम्प्लीटली इंडियंस के हैंड में होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से यहाँ पे बनाना है, किस तरीके से उसको फ्रेम करना है। तो 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसके लिए डिमांड की गई। 1929 में जो कांग्रेस के द्वारा जो डिमांड की गई थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गई थी। हमको
हमको यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली डिमांड की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। इसी डिमांड को यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 के समय में, और इन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसका किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली इंडियंस के पास ही वो पावर होनी चाहिए। 1938 के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो डिमांड है उसको रेज किया गया। यहाँ पे बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमारी बनेगी वो कम्प्लीटली यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर बेस होनी चाहिए कि यहाँ पे 18 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो वोट दे के उन लोगों को चुने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यहाँ पे पार्ट बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर होंगे। फिर वो लोग यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जिसके अंदर किसी का भी जो फ्रेमवर्क है, किसी का भी जो इंटरफेरेंस है वो हमको ना देखने को मिले। स्टूडेंट्स, फिर समय आता है 1939 का समय, और 1939 में आपको पता है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक होता है और उसी के साथ में वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 का जब स्टार्ट होता है तो इंडियंस यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं ब्रिटिश लोगों को। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी यहाँ पे डिमांड होती है कि हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और हमको इंडिपेंडेंस का जो डेट है वो बताई जाए यहाँ पे जो वॉइसरॉय हैं उनके द्वारा, बट उनकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग फेज में जो ब्रिटिश वॉइसरॉय यहाँ पे होते हैं उनके द्वारा डिमांड को कंटिन्यू यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, और वो यहाँ पे समहाउ हमारे कंट्री को जो डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिटिक्स है वो प्ले करते हैं। कैसे उस समय में वो जो मुस्लिम लीग है उसका सपोर्ट है वो गेन करने की कोशिश करते हैं वॉइसरॉय। बट स्टूडेंट्स, हमको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो इनिशियल फेज है उसके अंदर बेसिकली ब्रिटिश जिस साइड हुआ करते थे अगेंस्ट द जर्मनी, तो उस अलायंस को यहाँ पे कंटिन्यू जो डिफीट है वो मिलना स्टार्ट होती है। और एशिया के अंदर हमको देखने को मिलता है उस समय में एक नई पावर इमर्ज होती है, वो कंटिन्यू यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ को डिफीट करती है और गेन करने की कोशिश करती है। उस कंट्री का नाम है जापान। अब एक एशिया के अंदर उभरते हुए एक नए चैलेंज को देखने के लिए अब यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के लिए इंडियंस का जो सपोर्ट है उसको गेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो इंडियंस का सपोर्ट गेन करने के लिए उनके द्वारा एक कमीशन है वो यहाँ पे सेंड किया गया। कमीशन का नाम है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के द्वारा समहाउ जो रिफॉर्म है वो करने की कोशिश की गई, रिफॉर्म करने की बात की गई, बट कंप्लीटली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो हमारे यहाँ पे जो लीडर्स की जो डिमांड थी उसको कहीं भी नहीं माना गया। तो अगस्त ऑफर यहाँ पे सबसे पहले प्रमोट किया गया ब्रिटिश के द्वारा। डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट या समहाउ एक्सेप्ट करने की कोशिश की गई कि वाइसरॉय की जो काउंसिल होगी उसमें सभी इंडियंस होंगे, 1 और 2 पोस्ट को छोड़ के, ऐसे ऐसे कुछ बातें यहाँ पे अगस्त ऑफर के अंदर की गई। बट अगस्त ऑफर का जो सक्सेस ना मिलने की वजह से और कंटिन्यू यहाँ पे ब्रिटिश जो अलायंस है, ब्रिटिश जो कंट्रीज़ के जो अलायंस हुआ करता था उसको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर डिफीट होने लगी। और ब्रिटिश के जो अलायंस में जो पार्टनर हुआ करते थे जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो दूसरे कंट्री हुआ करते थे उनके द्वारा कंटिन्यू यहाँ पे ब्रिटिश जो अथॉरिटी हैं, जो इंग्लैंड में जो अथॉरिटी हुआ करती थी, उनको यहाँ पे प्रेशराइज किया गया। उनको बताया गया कि इंडियंस का जो सपोर्ट है वो गेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं साउथ एशिया से आप अपना जो ये इम्पोर्टेंट कॉलोनी है उसको यहाँ पे आप खो दोगे। तो यहाँ पे अपने अलायंस के जो पार्टनर कंट्री हैं उनका प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा 1949 के समय में एक क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर सेंड किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 के समय में इंडिया के अंदर आया और क्रिप्स मिशन का मेन यहाँ पे प्रपोजल हुआ करता था कि इंडिया के अंदर बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है उसको रिजोल्व करना। बट स्टूडेंट्स, हमें देखने को मिलता है कि क्रिप्स मिशन जब इंडिया में 1949 के समय में आता है तो उस समय में जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है उसको तो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, माना जाता है, बट समहाउ यहाँ पे कम्प्लीटली जो डेट है, कम्प्लीटली जो रिफॉर्म है कि इंडियंस की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे बनेगी वो कम्प्लीटली इंडियंस के हैंड में होगा। जो पावर यहाँ पे किस तरीके का
सो 1942 के स्क्रिप्स मिशन के द्वारा भी कम्प्लीटली इंडियंस के हैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की जो डिमांड है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। और कम्प्लीटली यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है उसकी यहाँ पे डिमांड थी कि उनका कम्प्लीटली जो डोमिनियन स्टेटस है वो डिफरेंट होना चाहिए, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है वो यहाँ पे डिफरेंट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंटिन्यू क्रिप्स मिशन का यहाँ पे रिजेक्ट होना, यहाँ पे अगस्त ऑफर का यहाँ पे रिजेक्ट होना, तो इसके साथ ही हमको देखने को मिलता है कि फाइनली सबसे लास्ट में एक कमीशन आता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का जो आइडिया था यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का जो यहाँ पे डिमांड की जा रही थी बेसिकली मुस्लिम लीग के द्वारा, वो डिमांड तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है। उनके द्वारा एक ही बात बोली जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली तो एक ही फ्रेम होगी। तो सम हाउ जो ब्रिटिश जो हमारे मुस्लिम लीग के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो मुस्लिम लीग के जो यहाँ डेलीगेशन थे, तो उन लोगों को सम हाउ सेटिस्फाइड करने की कोशिश की गई क्रिप्स मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन के द्वारा। क्योंकि क्रिप्स मिशन का जो मेन फेलियर का जो रीजन था वो यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो डिमांड है वो यहाँ पे सेम डिमांड ना होना, टू ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली या टू ऑटोनोमस स्टेट की दो सेपरेट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की जो डिमांड थी उसको क्रिप्स मिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बट कैबिनेट मिशन ने सम हाउ दोनों की दोनों जो मुस्लिम लीग हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं उनको यहाँ पे यूनाइट करने की कोशिश की और उनको कहा कि यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है जिसको यहाँ पे बेसिकली फ्रेम किया जाएगा। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो बनी है वो कम्प्लीटली हमारे यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रपोजल रखा गया उसी की डिमांड के ऊपर बनती है। बाकी जो और जर्नी है कि ऐसे कैबिनेट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के अंदर कितने मेंबर थे, कहाँ से मेंबर थे, तो उन सब के बारे में हमने रीड किया है स्टूडेंट्स अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो वर्क हैं, जो कमेटीज़ हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हुई और जो मेजर जो 8 मेजर कमेटी हैं और इसके अलावा कुछ माइनर कमेटी हैं, उनके बारे में भी हमने देखा है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रीड करेंगे कि कैसे इनेक्टमेंट हुआ और कैसे हमारा जो कमेंसमेंट हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, जो अडोप्शन एंड कमेंसमेंट के बारे में जो डेट हैं, कौन कौन से प्रपोजल हैं जो पहले यहाँ पे पावर में आए थे, एग्जिस्टेंस के अंदर आ गए थे, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रीड करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ की जो जर्नी है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।